जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान ने रिवील करी 8 नई लोकेशंस जिन पर करी थी भारत ने स्ट्राइक। सीडीएस के मुताबिक पाकिस्तान करना चाहता था भारत पर लगातार 48 घंटे तक हमला। भारत जल्द ही शेयर करेगा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की लॉसेस की डिटेल्स। इसराइल के साथ आइस ब्रेकर मिसाइल्स पर बातचीत और भारत और रशिया डिस्कस कर रहे हैं एडवांस रडार की खरीद को लेकर। तो जैसे कि पहले भी हम आपको कह चुके हैं कि पाकिस्तान खुद ही धीरे धीरे करके इस बात का खुलासा करता रहेगा कि 7 मई से 11 मई के बीच में जो भारत ने या यूं कहें पाकिस्तान के पिताश्री ने पाकिस्तान का हारमोनियम जिस तरह से बजाया था तो वो किस लेवल तक का था, तो वो तो भारत ने भी ऑफिशियली अभी तक पूरी तरह से नहीं बताया है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है और अब हुआ यह कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली 8 ऐसे टारगेट्स के बारे में बताया है जहां पे भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी थी। और इन नए टारगेट्स का भी खुलासा हुआ है पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉसियर से, जो कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के सामने सबमिट किया था। और इन नई लोकेशंस में पेशावर, झांग सिंध में, हैदराबाद, पाकिस्तान पंजाब में स्थित गुजरात, बहावलनगर, अटॉक और चोर, तो ये लोकेशंस मुख्य रूप से शामिल हैं। और इन लोकेशंस का नाम प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ना तो भारतीय वायुसेना ने लिया था और ना ही भारत की डीजीएमओ ने, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ही खुद ही इस बात को स्वीकार करना इस बात का खुलासा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्ट्राइक और भी ज़्यादा डीप थी और पाकिस्तान को लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऊपर, नीचे हर जगह से भारत ने पाकिस्तान को डिसेबल बना दिया था। और यही कारण भी था कि जिसने पाकिस्तान को सीज फायर करवाने के लिए मजबूर किया। और फिर भी अभी भी कुछ हैं जो यही मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान वॉर जीत गया है। आज मंगलवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हमले बढ़ाकर 48 घंटों के अंदर भारत को कमजोर करने का लक्ष्य बना रही थी। लेकिन फिर भारत के स्विफ्ट और टारगेटेड रिस्पांस ने पाकिस्तान को केवल 8 घंटों के अंदर ही डी एस्केलेशन के लिए मजबूर कर दिया था। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 10 मई की सुबह करीब 1 बजे पाकिस्तान का टारगेट था 48 घंटों के अंदर भारत को घुटनों पर लाना। पर पाकिस्तान की जो 48 घंटे तक ऑपरेशन को चलाने की योजना थी, तो वो भारत के रिस्पांस के बाद जब केवल 8 घंटे तक ही सिमट कर रह गई, तब पाकिस्तान ने फ़ोन उठाया और भारत से सीज फायर के लिए बात करी। और इसी इवेंट के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बात को भी दोहराया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ उस 1000 ईयर्स वॉर वाली पॉलिसी को फॉलो करता है जिसे 1965 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी स्पीच में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने मेंशन किया था। और इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो रिसेंट कमेंट्स थे तो वो इसी तरह की पॉलिसी को फॉलो करते हुए दिखते हैं। और इसी इवेंट के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने लॉसेस के बारे में बात करी है कि जब मुझसे हमारी तरफ से हुए नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जबकि यहाँ पर नुकसान के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं, तो फिर कितने विकेट, कितनी बॉल्स और कितने खिलाड़ी हैं, तो इसका कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर हम एक पर्टिकुलर डेटा निकालेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, और जिससे हम आपको ये बताएंगे कि हमने कितने एयरक्राफ्ट और कितनी रडार्स डिस्ट्रॉय करी हैं, और हम इसके एक रफ असेसमेंट करेंगे और जल्द ही इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी कि जल्द ही हमको ये भी जानने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने अपने कौन कौन से हाईटेक जेट्स खोए हैं। और जबकि एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर शिव अरोर ने भी इस बात का खुलासा किया है कि भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल्स ने पर्सनली उन्हें ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान ने एयर और ग्राउंड दोनों पर करीब 9 एयरक्राफ्ट खोए हैं। पर फिर भी आप ये देखिए कि नैरेटिव को जिस तरह से बनाया जा रहा है कि भारत जिसने 7 मई से 11 मई तक ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस दिया, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया अपने रिस्पांस से, और वो भी बिना किसी अपने बड़े लॉस के। लेकिन इसके बावजूद भी जो हेडलाइंस चल रही हैं वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की चल रही हैं, जैसे पाकिस्तान बिना एविडेंस के क्लेम कर रहा है कि भारत के उसने इतने एयरक्राफ्ट गिराए, ये एयरक्राफ्ट गिराया, वो एयरक्राफ्ट गिराया, जबकि पाकिस्तान के कितने लॉसेस हुए हैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसके एविडेंस तो भारत ने ऑलरेडी दे भी दिए हैं। और इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और जिसमें भारत पूरी तरह से अकेला ही है। आज मंगलवार को राजस्थान गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इस आरोपी की पहचान साकुर खान के तौर पर हुई है, जो कि जैसलमेर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड था। और इस पर आरोप है कि इसने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशंस पास करी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साकुर खान को उसकी सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते कुछ समय से सर्विलेंस में रखा गया था। और इसी दौरान भारत की एजेंसीज ने पाया कि पाकिस्तान हाई कमीशन से लिंक रखने वाले इंडिविजुअल्स के साथ साकुर खान रेगुलर कॉन्टैक्ट में था। और इन इंडिविजुअल्स में भी खास तौर पर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश और सोहेल कमर विशेष रूप से शामिल हैं। और इस एहसान उर रहीम उर्फ दानिश का नाम आप पहले भी ज्योति मल्होत्रा वाले मामले में सुन चुके होंगे। और ये दानिश वही व्यक्ति है जिस पर आरोप है कि इसने भारत में जासूसी करने के लिए
करीब 2 दर्जन से अधिक इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करने का प्रयास किया था। हालांकि इस दानिश को भारत सरकार ने ऑलरेडी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। बाकी जो ये साकुर खान को गिरफ्तार किया गया है, तो पूछताछ के दौरान इस बात को खुलासा हुआ है कि कई अलग अलग ओकेजन्स पर इसने भी पाकिस्तानी वीज़ाज ऑब्टेन किए थे और इसने पाकिस्तान भी ट्रैवल किया था, जिसमें दानिश ने ही इसकी मदद करी थी। और अपनी पाकिस्तान विजिट के दौरान ही ये पाकिस्तान की ISI के एजेंट्स के कांटेक्ट में आया था और जहां से इसको टास्क मिला भारत वापस आके भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी हैंडलर्स को व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शेयर करने का। और फिलहाल अभी इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। और बाकी इसी तरह से पंजाब पुलिस ने भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गगनदीप सिंह के तौर पर हुई है और इस पर भी आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारतीय सेना की मूवमेंट्स की जानकारी पाकिस्तानी ISI एजेंट्स को शेयर कर रहा था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गगनदीप सिंह पाकिस्तान बेस्ड प्रो खालिस्तानी लीडर गोपाल सिंह चावला के साथ कांटेक्ट में था और इसके मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने रिकवर किया है और जिसमें वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई है जो कि इसने पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ शेयर करी थी। और पुलिस के मुताबिक गगनदीप सिंह गोपाल सिंह चावला के साथ पिछले 5 वर्षों से कांटेक्ट में था और उस चावला ने ही गगनदीप सिंह को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था और भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करने के चलते उसे पेमेंट्स भी मिलती थी। और एक बात तो स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल बाहर के बल्कि भारत के अंदर के भी कई सारे दुश्मनों का खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया एक बार फिर से कंटेनर S नाम की ओवर द होरिजन रडार की खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और बाकी जो कंटेनर S ओवर द होरिजन रडार है, तो ये अत्याधुनिक रडार्स में आती है, जिसे मुख्य रूप से एक वास्ट एयर स्पेस को मॉनिटर करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये 3000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्टेल एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी आर्टिलरी एम्यूनेशन की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेस प्राप्त करी है, जिसमें DRDO का प्रमुख उद्देश्य है आर्टिलरी एम्यूनेशन के मामले में जो विदेशी निर्भरता है उसे कम से कम करना। और इसी के चलते 155 mm की आर्टिलरी एम्यूनेशंस के 4 वेरिएंट्स को पिछले 2 वर्षों में टेस्ट भी किया गया है और जिन्होंने भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स को मैच किया है। और इन वेरिएंट्स में हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स, स्मोक राउंड्स और डुअल पर्पस राउंड्स भी शामिल हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनके जो फाइनल यूजर ट्रायल्स हैं उन्हें नवंबर के लिए प्लान किया गया है और इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और यंत्र इंडिया DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। और आर्टिलरी एम्यूनेशन के मामले में भारत की रिक्वायरमेंट 10,000 करोड़ रुपीस की है। HAL इस महीने के अंत तक नासिक में स्थित अपनी नई प्रोडक्शन लाइन से पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेगी और जबकि HAL ऑफिशियल्स ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि तेजस फाइटर्स के लिए इंजन की सप्लाईज अब स्टेबल हो चुकी हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि तेजस मार्क 1 फाइटर्स का जो प्रोडक्शन है उसमें तेजी आएगी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट में शामिल करने के लिए इजराइल की आइस ब्रेकर मिसाइल का मूल्यांकन कर रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो आइस ब्रेकर है तो वो 5th जनरेशन के लॉन्ग रेंज प्रिसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम में आता है और जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी एक्सपर्ट इम्तियाज़ गुल ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में क्लेम किया कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयर बेस है तो वो अमेरिकन के कंट्रोल में है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स तक को हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है। और इम्तियाज़ गुल के मुताबिक अमेरिकन एयरक्राफ्ट को इस एयरबेस पर अक्सर बार बार देखा गया है। और ये तो आप जानते होंगे कि नूर खान एयरबेस उन बेसिस में से एक है जिन्हें भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रिसाइज स्ट्राइक्स में डैमेज किया था। और अब अगर ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात बिल्कुल सच है कि इस नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का कंट्रोल है, तो फिर तो ये पाकिस्तान को खुद से ही पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा है जो कि उसका अपना हो। और जबकि इम्तियाज़ गुल ने तो ये भी क्लेम किया है कि नूर खान एयरबेस पर जब पाकिस्तान के सैनिकों ने वहाँ पे हो रही गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश करी तो अमेरिकन सोल्जर्स ने उन पर ही बंदूकें तान दी थी, यानी पाकिस्तान की सेना को उनके ही इलाके में घुसने की इजाज़त नहीं थी। और एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर ये क्लेम सच है तो फिर नूर खान एयरबेस पर भारत की स्ट्राइक के दौरान कि यहाँ पर भी कोई अमेरिकन एसेट्स मौजूद थे या नहीं। इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही गुरतेज सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस हवलदार राम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1956 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट PM रमन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।